एक बार जोरदार तालियां हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स के छात्रों की तरफ से। और वो इसलिए क्योंकि हम स्वागत कर रहे हैं AIMIM के नेता, 5 बार के सांसद, 2 बार के विधायक असदुद्दीन ओवैसी का। तालियां बजाइए जोर से जरा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ 5 बार के सांसद और 2 बार के विधायक नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता नहीं माने जाते, दुनिया भर में कहा जाता है 50 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। और देखिए, इसीलिए हमने पीछे यहां जो मंथन में टाइटल दिया है वो अकेला योद्धा ओवैसी दिया है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया गठबंधन। ओवैसी साहब कभी इंडिया गठबंधन से लड़ते हैं, कभी एनडीए गठबंधन से लड़ते हैं, जहां भी हो बस कूद जाते हैं। तमाम तरह के आरोप भी इन पर लगते हैं। कोई कहता है बीजेपी की तरफ से, उनकी बी टीम की तरफ से खेलते हैं, बी टीम बनकर। एनडीए वाले कभी आलोचना करते हैं, कभी स्वागत करते हैं। समझ नहीं आता ओवैसी साहब आपकी राजनीति के बारे में, एनडीए और इंडिया अलायंस की राजनीति में ओवैसी साहब कहां खड़े रहते हैं? यही से शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो दोनों के खिलाफ हूं। और मेरा तरीका ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में एक साथ लड़ें और फिर उसके बाद बिखर जाएं। तो इस एतबार से तो मेरे अप्रोच में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है, और इसमें कोई दोहरा चेहरा नहीं है। तो बीजेपी से आरएसएस जो असल उनका चेहरा है, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। और वहीं पर आप अभी इंडिया अलायंस बोलिए, क्या जो भी बोलें, आप देखिए जो 6 महीने पहले आप लोग मिलकर लड़े, बड़े बड़े बातें किए, अब फिर आप बिखर गए। तो इस एतबार से तो मैं बचा हुआ हूं। मैं सोच रहा हूं कि राजनीति थोड़ी देर में आऊं। पहले मैं ओवैसी साहब देख रहा हूं कि बड़े फिट लग रहे हैं। आपका वो वीडियो जहन में आ जाता है जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, बहुत वायरल हुआ था वीडियो। वो समय निकाल लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए ओवैसी साहब? थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को फिट रखने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए, मेंटली अलर्ट रहने के लिए। तो हफ्ते में कभी 2-3 बार 40 मिनट कर लिए, बस ये काफी है। घर में ही करते हैं? हाँ, घर में करते। कभी बाहर रहे तो बाहर वॉकिंग कर लिए तो काफी है, ठीक है। तो वो जो जिस जिम का वीडियो वायरल हुआ था वो घर में ही है आपके? हाँ, घर में ही है, घर में। पर्सनल जिम बनाया है ओवैसी साहब ने? नहीं, जिम नहीं है, एक रूम है बस, जो वहां पर आप जाइए, करके जल्दी निकल जाइए, वो जो भी है। यानी शौक है आपको फिटनेस का? शौक नहीं है ऐसा, उसमें उतना ज्यादा शौक नहीं है, मगर अपने आप को फिट रखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ओके, नहीं इसलिए भी कहा ना ओवैसी साहब, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी बार बार तमाम मसले आप पर अटैक तक हुआ। क्या उसके बाद से ज्यादा थोड़े से सतर्क हुए हैं क्या? नहीं, मेरा मानना यह है कि हमको बचपने में हमारी अम्मा ने सिखाया था कि वो हमको बताती थी कि हजरत अली ने कहा था कि मौत एक ऐसा किला है, जब तक अल्लाह नहीं चाहता वो किले में कोई दाखिल नहीं हो सकता है। तो हजरत अली का ये फरमान है कि मौत एक किला है, और अल्लाह, हमारा मानना है कि अल्लाह हर एक के लिए 1-2 फरिश्ते मुकर्रर करता है उसकी हिफाजत के लिए। अब जिस दिन वक्त आ गया तो फरिश्ते चले जाते, आपको अल्लाह के पास जाना है। तो दुनिया में जो भी आया जाना है उसको, एक दिन कोई रुकने वाला नहीं है यहाँ पर। तो जिसकी जिंदगी जितनी लिखी हुई है वो उतना जिएगा, जितना उसको रिस्क और इज्जत मिलना है उतना मिलेगा, बाकी का सब चले जाएंगे। कौन यहाँ पर रहने के लिए आया है? बस कुछ एहतियात तो पहले से ज्यादा बरतते होंगे, क्योंकि एक बार नहीं हुआ हमला, पर कई बार हुआ है। तो आप पॉलिटिक्स में रहकर, अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिक्स में रहकर आप कितना अपने आप को बचाएंगे? मेरे ख्याल से अगर आप ऑनेस्टली देखें तो सबसे अच्छी सिक्योरिटी अगर है, माने हर एतबार से कवर्ड है, तो सिवाय प्राइम मिनिस्टर के सब पॉलिटिशियंस वल्नरेबल हैं। आप कोई दीवाना आदमी कोई चीज करना चाहेगा तो कहाँ रोक सकते हो उसको? आप नहीं रोक पाएंगे। तो प्रचार में अभी भी कहीं भी पूरे देश में जाते हैं। हम जाते हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन जो अपनी पार्टी से कमिटेड होता है तो 1 बार 2 बार होने के बाद बोलता है कि भाई अब ठीक है, अब काम तो करना है, कोई रुकेगा नहीं उसमें। तो अगर कोई ये लोग समझते हैं कि कोई रुक जाएगा, कोई छुप जाएगा, तो मुश्किल बात है, वो नहीं हो पाएगा। कभी डर नहीं लगा ओवैसी साहब को?
नहीं, डर का क्या है, हकीकत है। मानक साहब, आपको हमको जाने का है ना, तो किस तरह जाएंगे आप, वो देखना चाहिए। आप किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, और जिंदगी गुजारना है तो अपने उसूल पे गुजारिए। अब किसी को पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। भाई, आपको एक काम करना है एज एन एंकर, मुझे भी एक काम करना है एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। तो डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है। और माँ बाकी ये दुनिया वालों से, ये इंसानों से क्या डरना। कौन लोग हैं ओवैसी साहब, कौन है जो आपको आपके काम से रोकना चाहते हैं, आप पर बार बार हमले करते हैं? सोचा है कभी आपने? नहीं, सवाल मेरा नहीं है। सवाल यह है कि जो इस देश की संविधान को नहीं मानते, जो इस देश के कानून को नहीं मानते, जो समझते हैं कि वो खुद तय करेंगे कौन जिंदा रहेगा, किसको हम नापसंद करेंगे, किससे नफरत करेंगे, तो बजाय डेमोक्रेटिक तरीके से आप इख्तलाफ करें, वो समझते हैं कि हम इनको ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। मगर ये सब चीजें अब क्या है ना, अब क्या ये चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम हमारे वतन अजीज में ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं कि इस तरह के लोगों को हिम्मत मिल रही है। इस तरह के लोग ये समझते हैं कि हम जो चाहे करेंगे। तो अनफॉर्चुनेट है, बट ये एक रियलिटी है, तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की, कि इस तरह के लोग जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उनको ये समझते हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है। ओवैसी साहब, नमाज पढ़ते हैं, और क्या रोज पढ़ते हैं या जुम्मे के जुम्मे पढ़ते हैं? अब मुसलमान पर नमाज फर्ज है। नमाज आप पे फर्ज है, और नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अगर आप सफर में रहते हैं, यानी 70 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हैं, तो नमाज कम हो जाती है। अगर आप बीमार भी है, तो आप लेटे हुए हैं, तो आप इशारों से पढ़ सकते हैं। तो नमाज इम्पोर्टेंट है मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए, और पढ़ना फर्ज है, और सबको पढ़ना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। और मस्जिद वगैरह जा पाते हैं? हाँ, मस्जिद जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते, मस्जिद जाते हैं। मौका मिला मस्जिद बराबर जाते हैं, नहीं मिला तो जहाँ है वहाँ पढ़ लेते हैं। ओके, मैं पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ। बाकी कुछ और एक सवाल हैं आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए। हाँ। बाद में पहले राजनीति पर आते हैं। देश के हालात ओवैसी साहब, क्योंकि आप लगातार कई सालों से कह रहे हैं, वही जो इंडिया अलायंस कहता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद और हाल में जो 2-3 चुनाव हुए, उसमें भी एनडीए को बहुत बड़ी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में मिली। अभी भी आप मानते हैं कि देश के हालात बुरे हैं, देश सही दिशा में नहीं जा रहा है? देश को जिनको सत्ता मिली है, वो देश को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं आप देख लीजिए। आप महाराष्ट्र की मिसाल देते हैं, वहां पर उनका एक मंत्री है, वो कहता है ईवीएम, एवरी वोट मुल्ला। अब वो मंत्री है, और उससे पहले उन्होंने कई हेट स्पीचेस दिए, उनके ऊपर सिर्फ एफआईआर हुआ, अरेस्टिंग उनकी नहीं हुई। तो जो लोग सत्ता में हैं और उन्हीं के लोग इस तरह की बकवास बकते हैं, तो उनके खिलाफ कानून काम नहीं करता है। तो इससे आप पुलिस में या लॉ एंड ऑर्डर में कितना कॉन्फिडेंस आप पैदा कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर संभल की मिसाल दूंगा। वहां के जो सीओ साहब है, वो एक रिलीजियस फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वर्दी पहनकर। आप बताइए फिर इसके ऊपर हम क्या बोलेंगे। ये आम आदमी को इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस लॉ एंड ऑर्डर में। आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट से पास एक्ट है, मगर कोई भी लोअर कोर्ट जाकर उसके खिलाफ कुछ ऑर्डर ला लेता है। तो कोर्ट्स क्यों नहीं पार्लियामेंट के कानून को, लोअर कोर्ट्स खास तौर से पार्लियामेंट के इस लॉ को क्यों नहीं मान रही है। लॉ बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, और उसको मानना कोर्ट्स का काम है। अगर कोर्ट्स के पास कोई जाता है कि नहीं ये गलत है, तो कोर्ट तय करे, मगर वो लॉ है। तो ये ऐसी कई चीजें हैं जिससे मैं समझता हूं कि हमारी जमहूरियत कमजोर हो रही है। पंजाब में आप देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनके बड़े नेता। क्यों वहां पर उनको बैठना पड़ा? अगर वहां की किसानों को अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर अगर भरोसा होता, तो वो बैठते नहीं थे। तो वो भी एक हमारी डेमोक्रेसी की एक कमजोरी नजर आ रही है वहां पर। मतलब आप लीगल गारंटी फॉर एमएसपी इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं आपको एक जनरल, आप देश की बात कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे किसानों की, तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए।
ओके, आपने लोअर कोर्ट्स का जिक्र किया, आपको लगता है लोअर कोर्ट्स भी गलत कर रही हैं और किसी के प्रभाव में काम कर रही हैं? क्या आपका आरोप ये है? मेरा आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं? हाँ, मेरा सिर्फ मानना यह है कि जब पार्लियामेंट एक एक्ट बनाता है, कानून बनाता है, तो लोअर कोर्ट्स को उस कानून को मानना चाहिए। और अगर कोई उस कानून को चैलेंज कर रहा है तो बिल्कुल कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। मगर जब आप उस कानून को रखते हुए आप इस तरह का अगर कोई ऑर्डर पास करेंगे तो फिर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या होगा? देखिए, हमारे देश में थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मैं अपना काम करूंगा, कोर्ट अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कमजोर होती जा रही है, जो हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से अगर लोअर कोर्ट्स कुछ पिटिशंस को एक्सेप्ट कर रही हैं, उसके हिसाब से सर्वे का ऑर्डर दे रही हैं, तो ये तो डिबेटेबल है। हमने इस पे बहुत डिबेट भी की है पहले। जी। चंद्रचूड़ जी का स्टेटमेंट भी है, टिप्पणी है, उसे ऑब्जर्वेशन कह दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर तय करने के लिए पिटिशन एक्सेप्ट की जा सकती है, चेंज नहीं कर सकते। नहीं, वो तो उन्होंने उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, उससे डैमेज हो गया। मगर लीगली अगर आप देखें तो वो उस जजमेंट का हिस्सा नहीं था, एक ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका। और ओरल ऑब्जर्वेशन को आप एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बनाकर ऑर्डर नहीं दे सकते। और इसीलिए वो बेचारे रिटायर हो गए, मगर अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर टीवी चैनल पर हर 10 दिन 15 दिन के बाद आपके पास भी नहीं आना चाहिए उनको, अपनी लेगेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब फुला नहीं था। आपका मतलब नहीं था तो जब आप खुद बाबरी मस्जिद, राम मंदिर केस में आप जज हैं और बहुत से लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो माहिर है उनका ये ख्याल है कि जजमेंट उन्होंने लिखा, उन्होंने उसको नॉन डिट्रोगेशन कहा था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, उसको बेसिक स्ट्रक्चर से मिलाया, फिर उनको वो बात कहने की क्या जरूरत थी? जब वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जज हैं और उन्हीं के पास आया तो आप इस तरह की बात करते, फिर आज आप बात में बोल रहे नहीं नहीं मेरा सही है। वो उनका बोलना इस हद तक सही है कि वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन था, मगर वो लॉ है पार्लियामेंट का बनाया हुआ, उसको फॉलो करने की बेहद जरूरत है। वरना देखिए, हम 1947 में जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा था बौद्ध के समाज का, तो वो रहेगा। अगर आप जाएंगे 500 साल पहले क्या था, तो फिर कोई बुद्धिस्ट उठ के बोलेगा कि भाई 2500 साल पहले क्या था, कोई जैन उठ के बोलेगा फिर 3500 साल पहले क्या था। हम कहां जाके रुकेंगे? एक तो बंद करना पड़ेगा ना उसको कि 1947 15 अगस्त को ये चीज जो चीज थी वो रहेगी और वो देश के हित में है। मगर अगर आप जाएंगे नहीं 500 साल पहले ऐसा था, 1000 साल ऐसे पहले आता, तो फिर कोई उठकर ये कहेगा कि भाई जितने ये सब लोग हैं ये आर्यंस हैं, आप कहां से आए बताइए। कोई बोलेगा कि देश आपका है कि चलिए डीएनए, कहां जाकर रुकेंगे? अब तो आपने राहत की सांस ली होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उन लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पर और वो केस सुन रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला आया है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे तनाज़े, इससे कंट्रोवर्सीज, अननेसेसरी गैर जरूरी मासूम 5 लोगों की जानें चलेगी संभल में, और एक तमाशा बना हुआ है वहां पर। ओवैसी साहब, क्या जो हिंदू पक्ष दलील देता है कि मुगलों ने, खासतौर से कुछ आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, आप उस थ्योरी में यकीन ही नहीं करते? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी ही नहीं? तो फिर पुष्पमित्रा संघा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुष्पमित्रा संघा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कश्मीर में एक हिंदू राजा थे, मैडम आपके पढ़ाती है वहां आपके पास, उनसे पूछ लीजिए। कश्मीर में एक राजा, कुछ नाम था उनका, कंश था, उनके पास एक फौज थी। उसका काम ये था कि सब जाकर मंदिरों को तोड़ो। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? आप कहां जाके रुकेंगे भाई? आप किसके स्पोक्स पर्सन है आप? चलिए बता दीजिए कि ओवैसी तो हो गया इनका, पुष्पमित्रा संघा के स्पोक्स पर्सन कौन है बताइए हमको। जो बुद्धिस्ट समाज के आपने जिन रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया, उसको तब्दील कर दिया, उसका स्पोक्स पर्सन कौन है बताइए? कहां जाके रुकेंगे आप? आप विकसित भारत की बात करते हैं, सुपर पावर बनाएंगे भारत को, क्या कितने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इससे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी?
हो गया, हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, चलिए इसी पे बात कर लेते मतलब हैं। आप कह रहे हैं उसे पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, आपका पीछे छोड़ने का नहीं है, हिस्ट्री हिस्ट्री है, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, मगर जब आप एक कानून बना चुके हैं, आप उस कानून के स्पिरिट को तो मानिए। मतलब आप इस थ्योरी को नकार नहीं रहे ना कि मंदिर तोड़कर नहीं, मस्जिदें बनाई गई थी। भाई मंदिर तोड़े गए तो कितने तोड़े गए वो भी तो बताइए हमको। जो हिस्टोरियन जो बोलते हैं वो कितने हैं, 10 या 15 होंगे। अब आप जाइए कितने जैन के मंदिरों को तोड़ा गया। अभी भी गुजरात में लड़ाई हो रही है एक मंदिर के ऊपर। कितने बुद्धिस्ट समाज के रिलीजियस प्लेसेस को चेंज कर दिया गया, चलिए बताइए हमको। अगर यही करना है तो शुरू कर दीजिए, हर जगह खोदना शुरू करिए। अगर दिल्ली में मैं खोदना शुरू करूं, नीचे चले जाऊं तो कुछ ना कुछ निकलेगा, और मैं आकर असउद्दीन को कहेगा कि हाँ नहीं बाबा यहां पर खाने जहां खां मेरे अब्बा थे, मेरी जमीन हो जाएगी वो। बताइए कुछ तो होगा ना कहीं। अब आपके स्टूडियो में कोई ऑर्डर लाके बोलेगा मैं यहां पर खोद दूंगा, यहां पर जरूर कुछ निकलेगा, मेरी हो जाएगी क्या? ये देखिए, ये पागलपन का खात्मा कहां होगा? मगर ये पागलपन नहीं है, ये इस मैडनेस के पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि इन नौजवानों को जो असली मुद्दे हैं देश के, इन नौजवानों में 45% बेरोजगारी है, 45% बेरोजगारी है। तो इनको हाथ में दे दो ये इशू, जिंदाबाद करते रहो। मतलब आप कम से कम नरसिम्हा राव या कांग्रेस की उस समय की सरकार का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था उसका आप स्वागत करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने वो अच्छा काम किया था और आज भी वो कानून रहना चाहिए। अब अगर आप उस जमाने में जाएंगे तो 1948 में कौन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कि रातों रात वहां पर बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई? कौन कलेक्टर था जो बाद में जनसंघ से एमपी बन गया, जिसने पूजा अलाउ कर दी? कौन होम मिनिस्टर था जिसने वहां पर राम मंदिर की पूजा शुरू की? कौन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री था, ताले खोले गए? तो ये एक तो लंबी तारीख है ना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। पर कांग्रेस ने अच्छा काम तो किया था ना, वो जैसे शाहबानो वाला फैसला पलटा राजीव गांधी ने, उसके बाद ये नरसिम्हा राव सरकार का ये कानून। लोग ये नहीं बोलते आपको कि शाहबानो का जो जजमेंट लॉ बना उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ना। जो कानून बना शाहबानो का, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस की सरकार ने कुछ अच्छे काम मुसलमानों के लिए किए ना, उनकी तो आप तारीफ कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, शाहबानो जजमेंट। सुन लीजिए, मैं आपको पार्लियामेंट में मैंने जो स्पीच दी, ये हम लोग संविधान दिवस के दिन, शायद बहुत से कम लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे वतन में कश्मीर में 1962 दिसंबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक यानी उनका बाल वो चोरी हो गया। पूरे देश में दंगा हुआ। 64 जनवरी में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को मौजूदा बांग्लादेश में फोर्सिबली ढकेल दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका? आसाम और त्रिपुरा से जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 35 से 40 हजार मुसलमानों को या तो पाकिस्तानी कहकर नोटिस दी गई, ढकेल दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? इतने कम्युनल राइट्स जो हुए पंडित नेहरू के जमाने से लेके अब तक, पूरा लिस्ट है सबके सामने। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। देखिए, जब आप अच्छा काम किया तो कोई एहसान नहीं किए। मानक ने अगर शो अच्छा किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप तनख्वाह लेकर काम कर रहे हैं। मगर आप जब हुकूमत बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको इस गरीब जनता ने धूप में सर्दी में खड़े होकर बड़ी उम्मीद और ख्वाबों से वोट दिया कि आप कुछ देश के लिए करेंगे। आप जब उस जगह पर पहुंच जाते तो आप एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे? अगर नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, तो उनकी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी। और जब हिस्ट्री उनकी लिखी जाएगी तो हिस्टोरियन का कलम बड़ा आजाद होता है, और वो कलम से जब लिखेगा तो कागज उनके कारनामों से काला होगा। आप जब बीजेपी पर हमला करते हैं उतना ही तीखा हमला आप कांग्रेस पर भी करते हैं, जबकि आप ये मानते हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। अगर आप मानते हैं तो फिर आप उनके बुरे काम गिनाते हैं मुसलमानों के लिए। अच्छे काम मैं गिनवा रहा हूं, नहीं, आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे। देखिए, अच्छे काम आप बात जब कर रहे हैं ना, मैं मुसलमानों के लिए सुन लीजिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट किसने बनाया?
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को किसने स्ट्रांग किया? चिदम्बरम ने किया। मैं यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, मैं उसकी खुल के मुखालिफत की, उसके खिलाफ वोट दिया। फिर जब अमित शाह होम मिनिस्टर बने 2019 में, पहला बिल लेकर आए यूएपीए को और उन्होंने अमेंडमेंट किया। किसने सपोर्ट किया? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी में। आज वही लॉ के तहत कितने दिल्ली के बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, 5-5 साल, 4.5 साल। बताइए आप क्या बोलेंगे इसको? तो भाई जो सच्चाई है, देखिए किसी की आप तारीफ जब करते हैं ना, तो हाँ ये अच्छा हुआ है और ये इनके गलत कारनामे थे। ऐसा लग रहा है पछतावा है असदुद्दीन ओवैसी के मन में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का। 2008 में सपोर्ट किया था ना आपने? नहीं, 2004 से 2012 तक वो जो फेमस न्यूक्लियर डील हुई थी, उस वक्त भी हम सपोर्ट किए। अब नहीं मालूम वो न्यूक्लियर डील का क्या हो रहा है, किधर है। आपको पछतावा है क्या कांग्रेस को सपोर्ट करने नहीं, नहीं, कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम अपनी पूरी पार्टी, हमारी फैसला ली थी, हम सपोर्ट किए। जो गलत हुआ हो तो गलत तो बोलना सपोर्ट पड़ेगा। क्यों किया था ओवैसी साहब ने कांग्रेस को? यूपीए में क्यों शामिल हुए थे? इसलिए शामिल हुए थे कि 2002 का जेनोसाइड हुआ था गुजरात में मुसलमानों का, और पूरे मुल्क में ये ख्वाहिश थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको रोकने में नाकाम साबित हुए। ग्राहम स्टेन्स का उड़ीसा में उनकी फैमिली को जिंदा जला दिया गया। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होना चाहिए, ये सब चीजें थी, उसको देखकर एक फैसला लिया गया था। चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम बने, बड़े शरीफ आदमी थे, उन्होंने अच्छा काम भी किया, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकते। सच्चर कमेटी उन्होंने बनवाई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उन्होंने बनवाया। उनका जो पहला टर्म था बहुत अच्छा था, सेकंड टर्म में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। तो आपने कब यूपीए से अपना रिश्ता तोड़ा? 2012 में। 12 में। और वजह क्या रही? ट्रिगर पॉइंट क्या था? ट्रिगर पॉइंट ये थी कि उस वक्त के अर्सवाइल आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में कम्युनल इंसिडेंट्स और राइट्स हो रहे थे। एक वक्त ऐसा आया हैदराबाद में कि रात में जो कोई लोग मैरिज को जाते थे और निकलते थे, तो ऑटो में एक ग्रुप था, जाकर चाकू मार के भागता था। तो 8, 9, 10 दिन तक कंटिन्यूस कहीं ना कहीं स्टैबिंग्स हो रहे थे, और हम बार बार इनसे कह रहे थे कि रोकिए, इन चीजों को रोकिए आप। और बहुत लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया जब ये किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी वहां पर उस वक्त। वो बाद में बीजेपी में चले गए, फिर अपनी पार्टी बनाए, पार्टी का निशान उन्होंने चप्पल लिया, और फिर उसके बाद अब दोबारा कांग्रेस में आ गए। लेकिन ओवैसी साहब, उसके बाद से, यूपीए से जब आप अलग हुए, उसके बाद से तो आप बार बार कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से कह रहे हैं कि हमारे साथ चलिए, हमें भी ले लीजिए, और कोई भी आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। नहीं, हम कोई, आप तो बार बार डिमांड करते हैं कि हमें भी साथ लीजिए। देखिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं ना, हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी या आसमान मेरे सर पर गिर जाएगा। जब आप जैसे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं उनके साथ, तो हम आपको जवाब देते हैं कि उनको पूछिए क्यों नहीं हमको साथ लेते। पूछ लीजिए उनको, हमको क्यों नहीं साथ लेते। वो उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि आप बीजेपी के फायदे के लिए हर चुनाव में उतर जाते हैं। बिल्कुल सही। बीजेपी की बी टीम है, हिंदू मुसलमान करते हैं, हाँ, और बीजेपी को फायदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली में मैं एक पार्लियामेंट की सीट नहीं लड़ा, पूरे बीजेपी जीत गई। तो इसका मतलब पूरे इंडिया अलायंस मिला हुआ था क्या मोदी के साथ? मैं एक सीट नहीं लड़ा। महाराष्ट्र में आपने जिता दिया तो क्या आप मिले हुए थे? देखिए, बोल हम बहुत सकते हैं, मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ही चौधरी हैं सेकुलरिज्म के, और आप ही झंडा उठा रहे हैं और आप ही संविधान बचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को ज्यादा लिंचिंग हो रही है, गोश्त के नाम पर किसी को मारा जा रहा है, तो दो समाज है, दलित और मुसलमान। अब तो लिंचिंग, इंडिया और हिंदी डिक्शनरी में वर्ड लिंचिंग आ चुका है, मालूम आपको? अब डिक्शनरी में आ चुका है। क्यों आ चुका है? यही वजहों से। तो भाई, तो कानून भी आ चुका है जेल, नहीं, जेल में कौन है? नहीं, लिंचिंग का कानून कहाँ आया? कहाँ है? तो ये बीएनएसएस में वो बनाए हैं, मगर उसमें भी बहुत से इफ्स एंड बट्स कर दिया बीजेपी की सरकार ने। अब ओवैसी साहब, बात सिर्फ चुनाव में उतरने की नहीं है, उम्मीदवार उतारने की नहीं है। पूरे देश में घूम घूम के, मीडिया में, सोशल मीडिया में आप बहुत पॉपुलर हैं, लोग आपको बहुत फॉलो भी करते हैं। आप वो सारे मुद्दे उठाते हैं जिनको बीजेपी लपकती है। विपक्ष कहता है अब इंडिया अलायंस की ये बीजेपी को फुल टॉस पे फुल टॉस देते हैं।
सारे ऐसे मुद्दे जो बीजेपी की पिच के मुद्दे हैं, बताइए। और बीजेपी उन पे चौके छक्के मारती है। आप एग्जाम्पल दीजिए, मैं बताता हूँ, बताइए कौन से हैं। आप सारे हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं आप। मानक साहब, आप एग्जाम्पल दीजिए ना, चलिए एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको बताऊं। जो मुद्दे बीजेपी उठाती है, कौन से? बिल्कुल वही मुद्दे आप मुसलमानों की तरफ से उठाते हैं। कौन से भाई, मुझे बता तो दीजिए। ये तो एक जनरल बोल रहे, एक स्पेसिफिक, एक 5 एग्जाम्पल दीजिए मुझे, एक 5 एग्जाम्पल देके मुझे बताइए क्या हुआ है। यहां पर दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, केजरीवाल और मोदी में